हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमानी चौहान। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज हम हिंदी पैडागॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाली हैं, जिसका नेम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, भाषा अधिगम और अर्जन। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज भी अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो आज का चैप्टर है हिंदी शिक्षा शास्त्र का 2nd चैप्टर। फिर से हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। स्टार्टिंग में पहले चैप्टर को क्लियर करेंगे एंड देन बाद में उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले भाषा, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि भाषा क्या होता है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी आप अपने विचार, जो आपके आइडियाज हैं या फिर आप अपनी बात को समझाना चाहते हो, तो एक माध्यम आपको चाहिए उस बात को समझाने के लिए। तो वो माध्यम क्या है? वो माध्यम आपका भाषा हो सकती है। अगर आप हिंदी में समझा रहे हो तो हिंदी भाषा हो जाएगा, इंग्लिश में किसी बात को समझा रहे हो तो इंग्लिश भाषा हो जाएगी। लेकिन आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए किसी से बातचीत करने के लिए, और वही माध्यम हमारा क्या होता है? भाषा होता है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये सभी को इसके बारे में पता होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाषा के हमारे कौन कौन सी भाषा का महत्व क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत है भाषा को सीखने में, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। आइए, तो देखिए, भाषा का जो महत्व होता है वो क्या है। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। संप्रेषण को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन। यानी भाषा एक मीडियम है बातचीत करने का। मनुष्य देखिए समाज में रहता है, तो समाज में उसे दूसरों से बातचीत करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। और इसी बातचीत के लिए उसे एक माध्यम चाहिए, जो कि क्या है? भाषा है। तो अगर आपको भाषा आएगी, अगर आप भाषा को जानते हैं, तभी आप एक दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं। सेकंड, इसका महत्व है ज्ञानार्जन का साधन। ज्ञानार्जन मतलब सीखने का साधन। भाषा का जो विकास का आधार होता है वो देखिए ज्ञान ही है। यानी आप भाषा को ज्ञान के आधार पर ही सीख सकते हो। बिना भाषा के आप इस संसार में नहीं, आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको भाषा ही नहीं आती तो एक दूसरे से बातचीत आप कैसे करोगे? बातचीत नहीं करोगे तो ज्ञान भी आपका जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो भाषा जो है वो हमारे ज्ञानार्जन का माध्यम होता है। तीसरा भाषा का महत्व होता है संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। जो हमारे कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, उसके विकास में काफ़ी ज़्यादा जो भाषा है वो सहायक सिद्ध होती है। वो कैसे? तो देखिए, भाषा संप्रेषण और ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ ये हमारी सभ्यता का विकास करती है। यानी जो, अब अगर हम बात करें अपने इंडिया की, बात ही कर लीजिए, तो इंडिया में कितने सारे कल्चर्स हैं। एक दूसरे का कल्चर कब हम सीख सकते हैं? भाषा हमारी हेल्प करेगी ना एक दूसरे का कल्चर सीखने में। हम अपने कल्चर की या अपने परंपराओं के बारे में उन्हें बताएंगे, तो उन्हें जो बताएंगे तो बताने के लिए भी तो एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। तो इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती है। अलग अलग प्रांतों की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, हमें उससे जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो भाषा जो होती है वो संस्कृति और सभ्यता के विकास में काफ़ी ज़्यादा क्या करती है? सहायक सिद्ध होती है। तो ये 3 भाषा के महत्व हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा कि भाषा का महत्व निम्नलिखित में से क्या है या क्या नहीं है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। कि भाई हमें भाषा शिक्षण को जो सीखने की ज़रूरत होती है वो क्यों होती है, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो जिसमें पहला उद्देश्य आता है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता का मतलब क्या हो गया? स्पीकर, या फिर आप अपनी बात अगर किसी को समझा रहे हो तो सामने वाले इंसान को भाषा आनी चाहिए, तभी तो वो समझेगा। मान लीजिए आप हिंदी समझाना चाह रहे हो किसी को, आपको तो आती है हिंदी, लेकिन सेकंड जो आप जिसको समझा रहे हो उसे नहीं आती हिंदी, तो फिर क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझ सकता। और मान लीजिए अगर आपको नहीं आती तो आप दूसरों की बात कैसे समझोगे? तो भाषा जो होती है वो हमें हमारे अंदर एक ऐसी योग्यता विकसित करती है जिसके माध्यम से हम क्या
कर सकते हैं, किसी के कथन को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बात जो है वो उस दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये जो योग्यता है, ये जो क्षमता है, ये डेवलप की जाती है भाषा के द्वारा ही। तो पहला उद्देश्य क्लियर हुआ। सेकंड उद्देश्य देखिए क्या है, समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास भी होता है। तो जब हम भाषा शिक्षण करते हैं तो हमारी समझ तो विकसित होती ही है, इसके साथ साथ पढ़ने की जो योग्यता है उसका विकास भी होता है। वो कैसे? देखिए, जब किसी चीज़ को आप बोलोगे, जैसे आप उस चीज़ को, अभी ये चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे सामने, ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ, आपकी क्या क्या चीज़ इसमें विकसित हो रही है। देखिए, आप सुन रहे हो, एक तो आपकी लिसनिंग स्किल जो है, आपका सुनने का कौशल है वो भी विकसित हो रहा है, आपकी समझ भी विकसित हो रही है। यहाँ पे आप इसको पढ़ रहे हो तो पढ़ने का कौशल भी विकसित हो रहा है। तो साथ ही साथ भाषा को समझने के साथ साथ आपका जो पढ़ने का उसका कौशल है वो भी जो होता है वो विकसित होता रहता है। या फिर आप कह लीजिए, अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो आपकी जो पुरानी चीज़ है वो हेल्प करती है। ऑब्वियसली अगर आप कोई नया चैप्टर सीख रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर वर्ड्स आपको पहले से पता है तो आपको वो चैप्टर सीखने में मदद मिलेगी। तो इसी तरीके से भाषा शिक्षण का उद्देश्य भी यही होता है कि ये समझ के साथ साथ आपकी पठन योग्यता का विकास भी करती है। तीसरा देखिए पॉइंट इसमें आता है सुसंगत लेखन। सुसंगत लेखन का मतलब क्या होता है? एक अच्छे तरीके से जो लिखना होता है ना, अच्छी राइटिंग में लिखना होता है। अगर आपकी भाषा का विकास अच्छे से हुआ होगा, आपने उस भाषा के जो लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं, उनको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उनको अच्छे से लिख भी सकोगे। तभी बोला जाता है एक अच्छा जो लेखन करता होता है, पहले उसे एक अच्छे से किसी चीज़ को सुनना होता है। सुनने का कौशल जितना ज़्यादा विकसित होगा ना, लिखने का कौशल भी उतना ही ज़्यादा जो है वो विकसित हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को सबसे पहले विशेष रूप से आप क्या करें, उसे अच्छे से सुने, समझे और लेखन प्रक्रिया को उसके बाद आप क्या करें, अपना सही रूप दें। तो ये लेखन कार्य में भी बहुत मदद करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। सहज अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना। आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कब कर सकते हो? जब आपको भाषा शिक्षण का ज्ञान अच्छे से आता हो। अगर आप शब्दों से खेलना जानते हो, खेलने का मतलब ये है प्ले करना नहीं, वो वाला खेलना नहीं, खेलने का मतलब है अगर आप शब्दों को अच्छे से बोलना जानते होंगे तो आप अपनी बात भी जो दूसरों को समझा रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। इसलिए बोला जाता है आप अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति दूसरों के सामने कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट देखिए आता है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिविटी। तो बालक के अंदर बहुत ज़्यादा कल्पना करने की क्षमता होती है, सृजनात्मकता, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत होते हैं, लेकिन उसे एक दिशा जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर जो शिक्षक है वो विद्यार्थी में एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर दे ताकि वो क्या कर सके, अपनी पढ़ने की सामग्री के साथ साथ वो क्या कर सके, कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी करना सीख जाए। तो भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपको आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास किया जाए, आप नई नई चीज़ें, नई नई खोज करना, नई नई कल्पना करना जो है वो सीख जाओ। तो ये सारे जो हैं वो भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर था भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या होते हैं। सेम हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था, लेकिन हिंदी में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी होता है। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सो जिन लोगों ने इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो देखी होगी वो समझ के होंगे, हमने पढ़ा है इंग्लिश पेडागोजी में चैप्टर। सो देखिए यहाँ भी इसको एक बार पढ़े, क्योंकि थोड़े टर्म जो होते हैं ना हिंदी के वो कठिन होते हैं, उनको जानना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट थ्योरी क्या है? पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणाली का चयन बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी जो भी आप शिक्षण सामग्री अपना रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ भी हो सकती है वो, आप किसी बुक्स का यूज़ कर रहे हो, आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हो, यानी जो भी आप सामग्री, जो भी विधि का यूज़ करो वो बच्चों की रुचि यानी उनके इंटरेस्ट और उनके आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो वो चैप्टर पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे और वहाँ से उनका जो शिक्षण कार्य है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
इसलिए रुचि का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के शिक्षण कार्य के दौरान। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, सीखने के दौरान बच्चों को निरंतर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है बार बार। मतलब कोई चीज़ अगर आप सिखाना चाह रहे हो और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अगर उनके अंदर मोटिवेशन से आत्मविश्वास पैदा ही नहीं होगा तो वो किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे। तो आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, कोई लेसन पढ़ा रहे हो या कोई एक्टिविटी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो बार बार क्या करें, उन्हें मोटिवेट करते रहिए कि आप ये कर सकते हो, आप कोई ऐसा करना चाहिए, उन्हें एक दिशा देते रहना चाहिए। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है, चीज़ों को जल्दी सीखने में मदद मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है जब भी कोई शिक्षण कार्य किया जाता है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का जो सिद्धांत है। सेकेंड सिद्धांत पे चलते हैं, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास यानी थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिस करी जाती है। यानी अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो बोला जाता है ना, बार बार कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करते रहने से उस चीज़ को कभी ना कभी सीख जाओगे। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही ये ज़रूरी नहीं है, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हो और जल्दी भूलोगे भी नहीं अगर आप बार बार उस चीज़ का प्रयास करते हो। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बात कही थी और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है। क्या है बात वो, कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। तो भाषा भी एक तरीके की स्किल होती है, जितना आप इसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ये स्किल जो है वो डेवलप होती जाएगी। किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु हम अनुलेख करा सकते हैं, श्रुतलेख करा सकते हैं, कविता पाठ आदि कराना आवश्यक होता है। अनुलेख जैसे आप राइटिंग करने के लिए बोलते हो ना, या श्रुतलेख का मतलब है जब आप एक क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जैसे आप वर्ड बोलते हो और बच्चा लिखता रहता है, सुन के जो लिखना होता है ना, उसे श्रुतलेख कहते हैं। और कविता पाठ करा सकते हो, तो ये चीज़ें करा सकते हो आप अभ्यास के लिए छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर इस चीज़ों को करा सकते हो। बार बार इस चीज़ों को देखिए लिखवाओगे, जितना ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस कराओगे लिखने की, उतना ज़्यादा उनके अंदर क्या आएगा, उस चीज़ को वो ढंग से लिखना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो यही होता है अभ्यास का सिद्धांत। सेकेंड आई होप सो क्लियर हुआ। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास देखिए क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, यानी किसी चीज की पुनरावृत्ति भी बहुत जरूरी होती है। अभ्यास के साथ साथ उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी होता है। यानी जैसे एक बार आपने आज पढ़ा, एक बार कल फिर दोबारा से उसे पढ़ें, ताकि आप उस चीज को भूल ना जाएं। इसलिए आवृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी है शिक्षण के दौरान। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व होता है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहती है। जैसे आप खुद पे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आज आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं एंड आप उसको एक हफ्ते के बाद पढ़ो तो फिर से भूल जाओगे कि भाई शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत थे, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही। लेकिन अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ना एकदम माइंड में छप जाएगा, आप इसको भूलोगे नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जो रिपीटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी शिक्षण में। ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी पे ही लागू होता है। देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। और रिपीटेशन का जो इंटरवल है यानी जो गैप है वो भी एक निश्चित होना चाहिए कि भाई अगर आप एक दिन में रिपीट कर रहे हो किसी चीज़ को तो एक दिन में करते जाओ। ऐसा नहीं एक दिन किया फिर एक हफ्ते बाद किया फिर 10 दिन बाद रिपीट करा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए रिपीटेशन का टाइम इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड सिद्धांत जिसे हम कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखिए फोर्थ सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये शिक्षण कार्य के दौरान बहुत मदद करता है। सिद्धांत का नाम है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है देख लीजिए, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं
क्योंकि हर एक चाइल्ड के पास अपनी अपनी एबिलिटी है, सोचने की क्षमता हर एक के पास अलग है, मानसिक स्तर देखिए सबका अलग है, सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब बच्चे अपने आप में अलग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसकी जो मानसिक क्षमता है वो दूसरे बच्चे के समान है, कोई थोड़ा वीक है, कोई इंटेलिजेंट है। तो कुछ बच्चे देखिए अशुद्ध उच्चारण करते हैं, किसी का लेखन कार्य स्पष्ट नहीं होता, किसी का बोलना यानी जो वाचन है वो स्पष्ट नहीं होता, कोई बच्चा याद करके भी भूल जाता है। तो ऐसी समस्याएं हर एक बच्चे के साथ अपनी अपनी अलग हैं। तो अध्यापक को विभिन्नता का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कैसे? देखिए, क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो हर चीज़ को आसानी से समझ ले जाए, ऐसा बच्चे का नाम है ए। और एक दूसरा बच्चा है जो थोड़ा सा वीक है, उसे चीज़ें थोड़ी देर में समझ में आती है। अब अध्यापक को क्या काम करना पड़ेगा, उसको शिक्षण कार्य इस तरह से करना पड़ेगा कि दोनों बच्चों का जो है वो मानसिक स्तर उसको समझने में सही रहे, मतलब दोनों बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ऐसा नहीं शिक्षक ने शिक्षण कार्य किया, पढ़ा दिया, अब इंटेलिजेंट बच्चा तो समझ गया ए वाला जो था, लेकिन बी को तो समझ में नहीं आया क्योंकि उसे चीजें देर में समझ में आती है। तो शिक्षक को उस पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, उस बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, उसको दोबारा से समझा देना चाहिए ताकि उसको भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो विशेषकर सब बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए। तो वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखकर एक अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य जो है वो करना चाहिए। ये था हमारा 4th सिद्धांत। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत देखिए हमारा है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, यानी शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हो, उसका जो केंद्र बिंदु है वो बालक होना चाहिए, यानी बालकों के स्तर को ध्यान रखना चाहिए, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर आपको अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। अगर देखिए हम कंपैरिजन करें अभी का टीचिंग जो मेथड है और जो पुराना टीचिंग मेथड था, यानी जो प्राचीन हमारी जो शिक्षण पद्धति थी उसमें बहुत अंतर था। प्राचीन शिक्षण पद्धति में अध्यापक ही केंद्र बिंदु होता था। आपने देखा था ना कि गुरुजी बैठे रहते थे, शिष्य बैठे होते थे, सिर्फ गुरुजी बोलते रहते थे और शिष्य उनके जो उपदेश है उन्हें सिर्फ सुनते रहते थे। तो पहला काम ऐसा ही किया जाता था, सिर्फ बोला जाता था और बच्चे सुनते रहते थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। लेकिन अब जो नई पद्धति है उसमें जो मेन बिंदु है वो बालक है, अध्यापक नहीं है। यानी आपको अगर कोई शिक्षण कार्य करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों की क्षमता कितनी है, उनकी रुचि क्या है, उनका स्तर कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के आपको अपना शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। यानी मेन कौन है? बालक है। तो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, उनको डिस्कस करवाने पड़ेंगे, उनको मतलब पढ़ाई जो है ना उसमें शामिल करना पड़ेगा। रटने पे आपको जोर नहीं देना है, जबकि आपको समझाने पे जोर देना है। तो यही हमारा जो है वो नवीन शिक्षण पद्धति है। तो 5th भी आई होप सो क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर किसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए कोई सा भी। अगला देखिए 6th हमारे पास है मातृभाषा का सिद्धांत। इंग्लिश में से बोलेंगे थ्योरी ऑफ मदर टंग। मातृभाषा सभी जानते हैं क्या होती है, जो भी आप अपने परिवार से सीखते हो। अगर कोई मान लीजिए हिंदी अपने परिवार से सीख रहा है तो हिंदी उसकी मातृभाषा है। अगर किसी परिवार में तमिल बोली जाती है, उसने अपने परिवार से तमिल सीखी है, तो तमिल उसकी मातृभाषा है। कोई फिक्स नहीं है कि भाई हिंदी ही मातृभाषा होगी सबकी, ठीक है। जिसके परिवार में जो लैंग्वेज बोली जाती है वही उसकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा हमें सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई मातृभाषा हमें सीखने में मदद करती है या फिर मदद नहीं करती, या इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मातृभाषा ध्यान रखना सीखने में हाँ बहुत ज़्यादा मददगार होती है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बच्चों की मातृभाषा भाषा सीखने में बहुत मददगार होती है। मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से बच्चा शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर पाता है। यानी अगर आप बच्चों को उसकी मातृभाषा के को मतलब हेल्प करा के पढ़ाओगे तो वो सीखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसे अपनी मातृभाषा आती है। तो अगर उसे वो चीज़ आती है तो उसमें वो अपने आप को क्या समझेगा कि हाँ मुझे आता है, उसके अंदर एक विश्वास भी पैदा होगा। तो वो जो नई भाषा है उसे सीखने में उस थोड़ा सा वो क्या कर सकता है, कंफर्टेबल हो जाएगा।
इसलिए बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए वो सब अपने घर से सिर्फ क्या जानते हैं, मातृभाषा को जानते हैं जब वो स्कूल आते हैं। इसके अलावा तो उन्हें और किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। तो आप उनकी मातृभाषा को एज अ रिसोर्स यूज करके उन्हें दूसरी भाषा जो है वो सिखानी चाहिए। इसलिए मातृभाषा बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी भाषा को सीखने में। तो इम्पॉर्टेंट था ये भी। अगला सिद्धांत देखिए, सेवेंथ क्या है हमारे पास, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत इंग्लिश में इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अनुकरण का मतलब है जैसा आप सामने वाले को देख रहे हो बोलते हुए वैसा ही बोलना, उसकी तरह बोलने की कोशिश करना, उसे बोला जाता है अनुकरण। तो जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। अगर मान लीजिए आपके परिवार में ठेठ हरियाणवी बोली जाती हो, मान लीजिए, तो बच्चे भी ऐसी ही भाषा सीखेंगे। उन पे उनकी कोई गलती नहीं होती। अगर वो गलत भाषा सीख रही हैं तो बच्चे भी, अगर उनके समाज में मान लीजिए गलत भाषा बोली जाती है तो फिर बच्चे भी गलत भाषा बोलना सीखेंगे। तो ये विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जो आप भाषा बोल रहे हो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे थे, तो आपने अपनी जो भाषा जैसे हिंदी है वो कैसे बोलना सीखा? आपने देखा कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या आपके समाज में लोग कैसे बोल रहे हैं, उसी की तरह आपने बोलना सीख लिया, तो आपको हिंदी भाषा आ गई। कोई आपने वहाँ पे रूल याद नहीं करा कि आपको ऐसे ही बोलना है। अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई गलत भाषा बोली जाएगी तो आप वही सीख जाओगे। तो जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे भी वैसी ही भाषा जो है वो सीख लेते हैं। इसलिए अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब प्राथमिक जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर को भी अपनी भाषा शैली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीचर को देख के भी वो अनुकरण करते हैं। तो टीचर अगर साफ और स्पष्ट रूप से भाषा को बोलेगा, समझाएगा, तो बच्चों का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए एक अध्यापक को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा 7th अनुकरण का सिद्धांत। अगला हमारे पास 8th जो आता है इसमें वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। यानी क्रियाशीलता देखिए बालकों में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, आप पेपर से कुछ चीज़ मान लीजिए बनाना सीख रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आपके अंदर एक उत्साह पैदा होगा। तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर एक रुचि और उत्साह को बनाए रखने में मदद करती है। सेकेंड पॉइंट है, देखिए क्रिएटिविटी के लिए आप क्या क्या करवा सकते हो, एक अध्यापक क्या कर सकता है बच्चों में क्रियाशीलता को पैदा करने के लिए। तो वो छात्रों से प्रश्न पूछ सकता है, स्कूल के जो साहित्य कार्यक्रम है, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भाग लेने को बोल सकते हैं, या कोई मौखिक और लिखित कार्य करवा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से, मौखिक और लिखित कार्य का मतलब, मौखिक का मतलब आप किसी डिबेट करा सकते हो बच्चों से, किसी टॉपिक पे आपस में डिस्कस करवा सकते हो। लिखित कार्य के लिए कोई ऐसे दे सकते हो, या आप बोल सकते हो कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पल आप लिखें, तो उसमें बच्चा सोच के लिखेगा। अगर मान लीजिए गर्मियों की छुट्टी है, उसके बाद बच्चे स्कूल आते हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि आपने गर्मियों की छुट्टी में क्या क्या किया, इस बात पर आप कुछ लिखें, कुछ लाइंस लिखें। तो सब कुछ ना कुछ अपने माइंड से क्रिएट करके लिखेंगे, जो जो उन्होंने किया, शब्दों का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो क्रिएटिविटी भी बहुत हेल्प करती है अधिगम में। तो 8 हमने पढ़े हैं, हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपको इस पे क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे चैप्टर क्लियर नहीं होगा। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। सो अब हम करते हैं इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के लिए। सो हमारे पास देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी हम नहीं पढ़ना जो है वो भूल जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। तो अंतर होता है क्योंकि अर्जन करना क्या बोलते हैं, जो आप अपने परिवार से चीज़ें बिना रूल वगैरह याद करके सीख लेते हो, उसे अर्जन बोला जाता है। और अधिगम का मतलब है जब आप रूल्स वगैरह याद करके स्कूल जाके कोई चीज़ सीखते हो, तो उसे अधिगम बोलते हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो ये तो बात सही है, तो इसे काट देते हैं। सेकंड देखिए क्या है, भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो हो सकता है भाई ये भी। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो ये बात देखिए सही है। जब आप भाषा सीख रहे हो तो अन्य विषय भी आपकी हेल्प करते हैं। कैसे?
मान लीजिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी तो लैंग्वेज होती है, मैथ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी तो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, तो वो विषय भी हमारी जो है वो हेल्प करते हैं भाषा को सीखने में। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ये हमें काट देना है क्योंकि हमें गलत वाला बताना है यहाँ पर। फोर्थ देखिए क्या है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो ये तो बात सही है क्योंकि आप समाज से बहुत सारी चीजें अर्जित करते हो, जैसा समाज में बोला जाता है वैसा अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हो। तो ये पॉइंट भी सही है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सही नहीं है और यही पॉइंट जो है वो इसका क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। आप कैसे बोल रहे हो, आपके अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है, आपकी क्रियाशीलता पर ध्यान दिया जाता है। तो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस नहीं होता, अदर चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भाषा शिक्षण की विधियां डैश मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए। यानी जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो किस पर निर्भर करनी चाहिए, परीक्षा पद्धति पर, बच्चों के स्तर आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर, या फिर लक्ष्य भाषा पर। तो देखिए अभी हमने बोला कि भाई भाषा शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, बालक है। अगर बालक ही केंद्र बिंदु है तो बालक के स्तर, बालक की रुचि, उनकी जो क्षमता है उसी के अनुसार जो शिक्षण की विधियां जो है वो होनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण इन पर निर्भर करनी चाहिए। तो सेकंड का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, शिक्षण को सरल बनाती हैं, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनती हैं, या फिर शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो अभी हमने शिक्षण सिद्धांत में क्या पढ़ा कि जो मातृभाषा है वो हमें सीखने में मदद करती है। तो अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो शिक्षण कार्य, उस नए शिक्षण कार्य में जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी मदद करती है, यानी हमारे जो शिक्षण कार्य है उसको सरल बनाती है। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल राइट आंसर है कि जो मातृभाषा है वो शिक्षण को सरल बनाती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन पूछा यही जाएगा कि भाई मातृभाषा शिक्षण कार्य में क्या करती है, एक शिक्षक की मदद करती है। तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यानी अगर मान लीजिए राहुल है, कोई बच्चा है, उसने एक वाक्य गलत कर दिया, तो गणित के शिक्षक ने उससे कहा कि आप वाक्य को सही करो। यानी आप क्या करो, प्रयास तो खुद करो ना सही करने की, और अगर आपसे सही नहीं होगा तो बाद में टीचर बता देगा उस चीज को। तो मनोरंजन, अनुकरण और मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत नहीं है ये। कौन सा सिद्धांत है, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत है। इसकी जगह ये भी लिखा सकता है प्रैक्टिस, जो हमने बोला था ना, प्रैक्टिस अभ्यास का सिद्धांत, वो भी आ सकता है, ये भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। क्यों, आप क्या करवा रहे हो, उससे खुद अभ्यास यानी उससे खुद प्रयास करने की कोशिश करवा रहे हो कि जो बच्चा है वो खुद एक बार खुद उस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश तो करे। मान लीजिए उसने अगर कोशिश कर ली और वो सफल हो गया, इट मीन्स वो अपनी मानसिक क्षमता का यूज कर रहा है। और अगर सफल नहीं भी हो तो उसने कोशिश तो करी ना सफल उस वाक्य को सही करने की। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये है बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक जो है वो भाषा को सीखता है। यानी जब स्टार्टिंग में जो प्राथमिक स्तर होता है उस टाइम पे जो बालक है वो किसी भाषा को किस सिद्धांत के आधार पर सीखेगा, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, या फिर अभ्यास के सिद्धांत पर। तो देखिए हमने अभी यही चीज पढ़ी भी थी अभी कुछ देर पहले कि जो बच्चा है वो अनुकरण के माध्यम से किसी चीज को सीखना शुरू करता है। इसलिए बोला गया था कि भाई जैसी भाषा समाज परिवार में बोली जाएगी वैसी ही भाषा जो है वो बच्चा सीखेगा। तो जब स्टार्टिंग है, जब आरंभ का टाइम होता है, तो बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के सिद्धांत के आधार पर किसी चीज को सीखता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखिए प्रतिकूल एक होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है उसी के पक्ष में होना, और प्रतिकूल का मतलब है कि विपरीत,
कि भी इसका मतलब क्या है कि समावेशी कक्षा में जो कौन सा निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी वो शिक्षण सिद्धांतों को नेग्लेक्ट, गलत साबित कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास है व्याकरण की नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। सेकंड पॉइंट है बच्चा परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकता है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए इनमें से गलत वाला कथन कौन सा है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वो पहला कथन है। क्यों? क्योंकि देखिए व्याकरण के नियम ही काफी नहीं होते किसी भाषा के विकास से। और ऐसा नहीं कि आप व्याकरण के नियम याद करवा दोगे तो बच्चा का जो भाषा का विकास है वो एकदम से हो जाएगा। वो तब होगा जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा उससे संवाद करोगे, उससे बातचीत करोगे, तब भाषा का विकास जो है वो ज्यादा से ज्यादा यानी शीघ्रता से हो सकेगा। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर ही सही होगा, और क्योंकि ये शिक्षण कार्य के जो है वो विरुद्ध है, तो सिक्स्थ का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन देखें क्या है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना। देखिए वैसे तो सारे ही उद्देश्य सही हैं, लेकिन जो बेस्ट है इसमें से उद्देश्य वो सेकंड वाला है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख लेना। क्योंकि भाषा सीखने का तो उद्देश्य ये भी होता है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा सको और दूसरों की बात समझ सको, लेकिन आपको अगर 4 ऑप्शन सही होते हैं ना, तो उनमें से बेस्ट वाला चुनना होता है। जब आपको भाषा सिखाई जाती है तो मेन उद्देश्य ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना सीख सको, हर एक फील्ड में आपको भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए 7 क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या फिर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए? तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज को उनका माध्यम बना दो, हिंदी बना दो, अंग्रेजी बना दो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हिंदी आए। मान लीजिए कोई तमिल का बच्चा, उसे तमिल आती होगी, किसी बच्चे को उर्दू आती होगी। तो जो भी बच्चे की मातृभाषा है वही उसका माध्यम बनाना चाहिए, जब बच्चा कैसा स्तर पर हो, प्राथमिक स्तर पर हो। क्योंकि हर एक बच्चा अपने घर से क्या सीख के आता है? अपनी मातृभाषा सीख के आता है। जब वो स्कूल आता है तो उसके पास जो ज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा का होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो उसकी मातृभाषा होना चाहिए, और उसकी मातृभाषा से ही आप क्या कर सकते हो? उसे दूसरी भाषा को आसानी से सिखा सकते हो। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था भाषा शिक्षण का सिद्धांत। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। इस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, पीडीएफ फाइल भी इसकी आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको इसके प्रोवाइड हो जाएंगे। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फीडबैक ज़रूर दें कैसा चैप्टर लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, फिर से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे साथ ही साथ। तो चैप्टर ध्यान से पढ़ें एंड प्रैक्टिस करते रहें। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।